तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज से आपकी इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एस्टिमेशन की जो कि है वनडे सीरीज स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके EEE में जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन हैं उन सभी का रिवीजन करवाएंगे आपको, ठीक है। और देखिए इसके बाद आपकी जो कि है कल एक वीडियो लेक्चर आएगा आपका शाम तक, ठीक है। उसमें हम आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन हैं, जो आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन हैं जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, उनको आपको कल बताएंगे हम, ठीक है। तो आप लोग कल वाला वीडियो लेक्चर जरूर से देखें। और जिनको भी EEE के सभी टॉपिक एकदम डिटेल से पढ़ना है तो वो ब्रह्मास्त्र सीरीज को जाकर एक बार ज़रूर से देख लें। लेकिन अगर आप जो कि है आज की वीडियो ज़रूर से देखते हैं तो आपको सभी MCQ टाइप क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। और देखिए वनडे सीरीज़ से आपका फ़ायदा हो रहा है। आपकी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल का जो कि है पेपर थोड़ा हार्ड आया था, तो इस वजह से उसमें थोड़े क्वेश्चन कम फंसे थे। लेकिन आपका पावर प्लांट और ट्रांसमिशन में आपके 10 से 15 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। जिन्होंने भी वनडे सीरीज अच्छे से देखी हैं और हमारे सारे वीडियो लेक्चर अच्छे से देखे हैं तो उन लोगों ने पावर प्लांट, ट्रांसमिशन और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल इन तीनों का पेपर अच्छे से कर लिया होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो को सभी लोग जल्दी शेयर कर दें और सभी लोग एक बार मिलकर लाइक कर दें वीडियो को। तो चलिए अब बात करते हैं हम MCQ टाइप क्वेश्चन की। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, निम्न में ISI संकेत रूप खींचिए। निम्न के ISI संकेत रूप खींचिए। एक तरह से आपको निम्न के सिंबल बनाना है। सबसे पहला आपका पूछा है क्या, अधिभार रिले, सायरन, आपका सिग्नल बत्ती, स्टार डेल्टा प्रवर्तक, आपका सतही नलिका, त्रिध्रुवीय एकल चल प्रवर्तक। आपको इन सभी के क्या बनाना है, सिंबल बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपका ये सिंबल बना हुआ है किसका, अधिभार रिले का। अधिभार रिले का आपका ये सिंबल बना हुआ है। सायरन का सिंबल आपका बहुत ही इजी है, आपको इस तरह से बनाना है और यहाँ पर क्रॉस करना है। देखिए अब तो MCQ टाइप क्वेश्चन है, MCQ टाइप क्वेश्चन है तो EEE आपके लिए अब और सरल हो गई है। आपको केवल ये वाला सायरन का चित्र है या कुछ भी चित्र है तो आपको केवल अपने माइंड में सेट करना है। केवल आपको एक बार अपने माइंड में सेट करना है, वहाँ पर आपको केवल टिक लगाना है। जैसे यहाँ पर वहाँ पर बन के आएगा कि निम्न में से आपका सायरन का चित्र कौन सा है, निम्न में से सायरन का सिंबल कौन सा है। आपसे पूछ ले कि ये वाला सिंबल किसका है तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में लिखे होंगे, ऑप्शन ए अधिभार रिले का, ऑप्शन बी सायरन का, ऑप्शन सी आपका सिग्नल बत्ती का, और ऑप्शन डी आपका किसका, स्टार डेल्टा प्रवर्तक का। तो आपको याद आएगा सीधा कि सायरन का सिंबल जो कि है ये वाला था। तो आप किस पर टिक लगाएंगे, सायरन पर टिक लगा देंगे कि सायरन का ये वाला सिंबल सायरन का है। इसके बाद देखिए आपका B नंबर का आपका आता है। इसके बाद आपके देखिए आगे के सिंबल आप देख लें, स्टार डेल्टा प्रवर्तक। स्टार डेल्टा प्रवर्तक का सिंबल आपका इस तरह से है। सतही नलिका का सिंबल ये है आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए त्रिएकल चल स्विच का हमने आपको बता चुकी हैं। आपको एक बीच में 0 बनाना है, ऊपर 3 लाइन खींच देना है। ताप युग्म का आपका सिंबल इस तरह से है, ठीक। ताप युग्म का सिंबल आपका इस तरह से बनेगा। और आपका लास्ट सिंबल है क्या, जलरोधी बिजली फिटिंग। आपको इसमें एक बॉक्स बनाओ और बीच में क्रॉस करना है, बस ख़त्म, ठीक है। इसके बाद देखिए आता है हमारा 9वें नंबर का सिंबल। अब देखिए यहाँ से जो कि है आपको समझने लायक चीज़ है, यहाँ से आपकी समझने लायक चीज़ आती है कि निम्न में से बल्ब पॉइंट का सहित चिन्ह है। निम्न में से बल्ब पॉइंट का चिन्ह है, या हम कह लें कि निम्न में से आपका बल्ब का सिंबल कौन सा है। निम्न में से बल्ब का सिंबल कौन सा है आपका, ये वाला है। एक हमको साधारण क्रॉस बना देना है, वो हमारा बन गया किसका, बल्ब का सिंबल। निम्न में से सीलिंग फैन का सिंबल कौन सा है, ये वाला है, ठीक। सीलिंग फैन का सिंबल है ये। निम्न में से वाटर लाइट आपका बल्ब पॉइंट का चिन्ह कौन सा है। अब देखिए आपको एक चीज़ हमने ऊपर बता दी, ये वाला सिंबल किसका है, आप लोग बताएं सभी लोग, बल्ब का है। ये वाला सिंबल है आपका सीलिंग फैन का। अब किसका पूछा है, वाटर लाइट आपका बल्ब पॉइंट, तो आपका सिंबल ये वाला बनेगा, ठीक। इस तरह से आपको याद करना है। इसके बाद एग्जॉस्ट फैन का चिन्ह कौन सा है, ये वाला चिन्ह किसका है, आपका सीलिंग फैन का। ये वाला सिंबल आपका हो गया बल्ब का, तो एग्जॉस्ट फैन का सिंबल आपका बनेगा ये वाला। सीलिंग फैन के ऊपर हमको एक गोला बना देना है, बस, ठीक। पाँच
5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट, 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का चिन्ह है। 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का चिन्ह कौन सा है आपका? ये है बल्ब का है, ठीक। ये वाला आपका किसका है, किसका है बताइए आप लोग? सीलिंग फैन का है। ये वाला आपका सिंबल किसका है? हमने आपको बता चुके हैं, वाटर लाइट ट्यूब, आपके वाटर लाइट बल्ब पॉइंट का, वाटर लाइट बल्ब पंप का। और इसके बाद आपका ये वाला सिंबल जो कि है, ये है आपका 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट, 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट, ठीक है। और ये है आउटलेट, एक होता है आपका आउटलेट और एक आपका होता है इनलेट, सॉरी, ठीक है। इसके बाद आपका देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके। देखिए आपके इस वीडियो के लास्ट तक सारे डाउट जो कि है क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हों, ठीक। देखिए इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल बेल का चिन्ह कौन सा है? इलेक्ट्रिकल बेल का चिन्ह कौन सा है? इलेक्ट्रिकल बेल का आपके पास आगे इलेक्ट्रिकल बेल का आप चिन्ह बताइए निम्न में से कौन सा है। अब आपको पता है कि ये वाला आपका है सीलिंग फैन का, ये वाला है आपका एग्जॉस्ट फैन का सिंबल, ये वाला आपका है किसका? बल्ब का चिन्ह है। तो आपका बचा कौन सा? ये वाला। तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बेल का चिन्ह, ठीक है। 23 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ट्यूबलाइट का चिन्ह कौन सा है? ट्यूबलाइट का चिन्ह कौन सा है? देखने से ही समझ में आ रहा है कि आपका ट्यूबलाइट का चिन्ह इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये है आपका एग्जॉस्ट फैन का, ये है सीलिंग फैन का, ये है बल्ब का। हमारे साथ साथ आप लोग भी जो कि एक बार सभी क्वेश्चन को रिपीट करते जाइएगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं तो आप लोग भी अपने मन में बोलते जाइए एक बार, ठीक। तो इससे क्या होगा, आपको अंदर से याद हो जाएगा, एक तरह बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा आपको। 15 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का चिन्ह कौन सा है? हमने वहाँ पर पढ़ा था इसके पहले 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का। अब हम ये पढ़ रहे हैं 15 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का चिन्ह कौन सा है। तो देखिए 15 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का चिन्ह है ये वाला। ये वाला किसका है? 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का, ठीक। ये वाला है 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का, ये है ट्यूबलाइट का, ये है बल्ब का। इसके देखिए 25 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि दो तरफ स्विच लगभग 10 रुपये प्रति स्विच, ठीक। दो तरफ स्विच कितने का आता है? लगभग 10 रुपये प्रति स्विच का आता है, ठीक है। अब इसमें आपका बताना है कि इसका सिंबल कौन सा है। तो दो तरफ स्विच का सिंबल आपका है ये वाला, ये वाला। अगर आपसे पूछ ले कि दो तरफ स्विच के सिंबल की लगभग कीमत कितनी होती है, तो 10 रुपये प्रति स्विच होती है, ठीक। इसके बाद ये वाला आपका जो सिंबल है, ये वाला आपका सिंबल था इलेक्ट्रिकल बेल का। ये वाला सिंबल किसका था? इलेक्ट्रिकल बेल का, लिख दे रहा है, ठीक है। ये वाला सिंबल है आपका इलेक्ट्रिकल बेल का, ठीक। ये आपका आता है 30 रुपये प्रति घंटी, 30 रुपये कितनी? प्रति घंटी। इसके बाद आपका ये वाला जो सिंबल है ये किसका है? दो तरफ स्विच का है ये सिंबल। ये है आपका किसका? ये वाला सिंबल किसका है? आप सभी लोग बताइए। 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का। 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट आपके आते हैं 215 रुपये प्रति सॉकेट, 215 रुपये प्रति सॉकेट। डी आपका, और डी आपका ये वाला चिन्ह किसका है? सभी लोग बताएंगे। ये वाला चिन्ह आपका है एग्जॉस्ट फैन का। किसका फैन का? एग्जॉस्ट फैन का चिन्ह। इसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन आता है कि मेन स्विच पावर जो आता है लगभग 250 रुपये प्रति स्विच। मेन स्विच पावर की अगर आपसे कीमत पूछ ले तो क्या लिखेंगे आप? मेन स्विच पावर की कीमत होती है 250 प्रति स्विच। क्या होती है? 250 प्रति स्विच। तो आपको एक बार जो कि है सबकी कीमत भी याद करते चलना है, ठीक है। तो इसका आपका सिंबल कौन सा बनेगा? इसका आपका सिंबल बनेगा ये वाला, ठीक। इसके बाद आपका देखिए अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि प्रतिस्थापनीय तार फ्यूज लगभग जिसकी कीमत होती है 75 रुपये प्रति एगुनेट, ठीक। रेगुलेटर, ठीक, रेगुलेटर। इसका आपका सिंबल बनेगा ये वाला, ठीक है। ये वाला सिंबल किसका है? सभी लोग बताएंगे, यहाँ पढ़ चुके हैं जब ये, तो आप ये वाला सिंबल बताएं किसका है? इलेक्ट्रिकल बेल का सिंबल है। 28 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका करंट कितने प्रकार का होता है? करंट आपका कितने प्रकार का होता है? एक होता है डीसी और एक होता है एसी। सभी लोगों को पता है, ये एकदम बेसिक सी चीज़ है। एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। 29 नंबर का क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट करंट का प्रतीक क्या है? डायरेक्ट करंट आपका डीसी का प्रतीक क्या होता है? डीसी के प्रतीक को हम इस तरह से बनाते हैं, याद रखिएगा। ऊपर एक हमारी सीधी लाइन और नीचे डॉटेड लाइन, ऊपर एक सीधी लाइन और नीचे डॉटेड लाइन अगर आपका सिंबल बना है तो वो आपका डीसी का सिंबल है। एसी का सिंबल आपका इस तरह से बनता है, एक ऊपर सीधी लाइन और एक नीचे आपकी लहर खाती हुई लाइन, ठीक। तो ये हमारा बन गया किसका? एसी का सिंबल। तो ये आपको जो कि बेसिक चीज़ें याद रखनी ही चाहिए। एसी 3 फेज 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अब आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा जो हमने आपको पहले पढ़ा चुके हैं। वो क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि एसी 3 फेज 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आपका देखिए इसका सिंबल आपका बनेगा सिंबल
3 आपका यहाँ पर इस तरह से सिंबल आप इसका बना देंगे और 50 हर्ट्ज और 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज 230 वोल्ट हम आपको बता चुके हैं। हर्ट्ज पहले आता है और आपका वोल्ट आता है बाद में, ठीक। इसके बाद 32 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। 32 नंबर के आपके क्वेश्चन में कहा है कि सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर, सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर का चिन्ह कौन सा है। तो आपको इसको डायरेक्ट याद करना है कि सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर का चित्र आपका ये वाला है। इसके बाद आपका एसी मोटर का चिन्ह कौन सा है। देखिए एसी मोटर के आपके 2 चिन्ह बनते हैं, आप एक इस तरह से बना सकते हैं और एक चिन्ह इस तरह से बना सकते हैं। एसी मोटर का चिन्ह, एसी मोटर का चिन्ह, अच्छे से सुने सब लोग, एसी मोटर का चिन्ह ये दोनों हैं, दोनों तरह से आप बना सकते हैं इसको। अब आप सॉरी डीसी मोटर का है ये है एसी मोटर का, ये एसी मोटर का चित्र आपका ये है और डीसी मोटर का है ये, सॉरी ठीक है, डीसी मोटर का है ये वाला आपका सिंबल। आपका 34 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रिप्रेजेंट द न्यूट्रल लिंक, रिप्रेजेंट द न्यूट्रल लिंक, आपका न्यूट्रल लिंक का सिंबल कैसे बनेगा। तो इस तरह से आपका न्यूट्रल लिंक का सिंबल बनेगा। इसके बाद आपका पूछा है कि एक फेज ट्रांसफार्मर, वन फेज ट्रांसफार्मर का सिंबल कौन सा है, वन फेज ट्रांसफार्मर का सिंबल कौन सा है। आपको इसमें आपको 2 गोले बनाना है, इनको आपस में मिला देना है और इस तरह से 2 लाइन खींच देनी है बस, ठीक। 36 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर का सिंबल कौन सा है। तो डीसी जनरेटर का सिंबल आपका ये है, डीसी जनरेटर्स, ठीक, अच्छे से याद रखिएगा। एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर को देखिए, एनर्जी मीटर की जो आपकी इकाई होती है, यूनिट होती है, वो होती है KWH, ठीक, किलो वाट हावर। इसको देखिए अगर आपसे पूछ ले कि 2 फेस एनर्जी मीटर का सिंबल बनाइए या निम्न में से 2 फेस आपका एनर्जी मीटर का सिंबल कौन सा है। तो आपके देखिए यहाँ पर आपको लाइन देखना है, केवल ये जो नीचे लाइन खिंची हुई है ये आपको देखनी है। अगर ये लाइन 2 हो तो ये होगा 2 फेस, ठीक, एनर्जी मीटर। अगर ये 3 लाइन हो तो आपका होगा 3 फेस एनर्जी मीटर, ठीक। 2 लाइन हो तो आपका 2 फेस और 3 लाइन हो तो 3 फेस। इसके बाद 28 नंबर के क्वेश्चन पे आपका आता है जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं, सिंगल लाइन, आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट। ये है किसके लिए, सिंगल लाइन के लिए, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ये है सिंगल लाइन के लिए और आपका एक होता है मल्टी लाइन के लिए, ठीक। अगर एक होता है आपका किसके लिए, मल्टी लाइन के लिए, हम आपको बगल में बताते जाते हैं, ठीक है। देखिए सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट, अगर आपके सिंगल लाइन में पूछे कि एक तार परिपथ खंड का सिंबल आपका कौन सा है, तो ये वाला है, ठीक। इसमें भी आपका सेम चित्र बनेगा, इसमें भी मल्टी लाइन में भी, ठीक, मल्टी लाइन में भी क्या बनेगा, सेम चित्र। अब आपसे पूछ ले 2 तार परिपथ खंड, सिंगल लाइन में 2 तार परिपथ खंड का सिंबल कौन सा बनेगा, तो आप एक लाइन खींचेंगे और 2 कट लगा देंगे। और आप अगर आपका मल्टी लाइन में पूछे तो आप मल्टी लाइन में क्या करेंगे, 2 तार परिपथ खंड का सिंबल इस तरह से बनेगा। सिंगल लाइन में आपका 3 तार परिपथ खंड का सिंबल इस तरह से बनेगा, आपको 3 कट लगाना है। और मल्टी लाइन में आपका 3 तार परिपथ खंड का सिंबल आपका इस तरह से बनेगा, 1 2 3 लाइन खींच देना है आपको। 4 तार परिपथ खंड में आपका इसका सिंबल जो कि है बनेगा, आपको 1 कट लगाना है और यहाँ पर लिख देना है 4। लेकिन आपका मल्टी लाइन में बनेगा, आपको 4 लाइन खींच देनी है यहाँ पर। ये बन गया आपका किसका, 4 तार परिपथ खंड का। इसके बाद n तार परिपथ खंड का, तो वहाँ पर एक आपको कट लगाकर यहाँ पर क्या लिख देना है, n लिख देना है। तो ये आपका बन गया n तार परिपथ खंड। n का मतलब यहाँ पर क्या है, n का मतलब है आपका 5 6 7 8 9 10 कुछ भी लिखा हो, यहाँ पर आप वही संख्या लिख देंगे जो भी आपसे यहाँ पर लिखी हो, पूछी हो कि इतने तार परिपथ खंड का, तो उतने ही आप यहाँ पर नंबर लिख देंगे। देखिए एक नज़र में आप यहाँ पर भी देख ली, यहाँ पर पूछा भी आपसे कि मल्टी लाइन, आपका परिपथ का बहुलाइन प्रदर्शन, ठीक। तो यहाँ पर आपके इस तरह से सिंबल बने हुए भी हैं, ठीक, देख सकते हैं आप। 40 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि एकल मार्गीय स्विच, एकल मार्गीय स्विच के आपको सिंबल हम बढ़ा चुके हैं। एकल ध्रुवीय स्विच का आपका सिंबल ये होता है, द्विध्रुवीय स्विच का आपका सिंबल ये होता है और त्रिध्रुवीय स्विच का आपका सिंबल ये होता है, ठीक। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं अभी हाल। अब इससे देखिए यहाँ पर आपके कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग, ठीक, कि 2 मार्गीय स्विच का निम्न में से सिंबल कौन सा है। तो 2 मार्गीय स्विच का आपका सिंबल है ये वाला। लटकन स्विच का सिंबल कौन सा है, लटकन स्विच का सिंबल है ये वाला, हमने आपको बताया था, ठीक है। 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट, आपका सॉकेट आउटलेट। अब यहाँ पर ये चीज़ जो की है ध्यान रखने लायक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आउटलेट सॉकेट 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट, ठीक है। तो इसका सिंबल बनेगा आपका ये वाला, 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का सिंबल आपका बनेगा ये वाला, ठीक। इसके बाद 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का सिंबल बनेगा आपका ये, ठीक, 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का आपका सिंबल बनेगा ये वाला, ठीक। और देखिए आपको ये वाला सिंबल आप जो देख रहे हैं, ये वाला आपका सिंबल है 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का। ये आपके
इसमें दो तरह के आपके होते हैं, एक आपका होता है पॉइंट और एक होता है सॉकेट आउटलेट। एक होता है आउटलेट और एक होता है पॉइंट। इन दोनों चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसी से आपका जो कि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा हाल बिल्कुल। और ऑप्शन में आपको सॉकेट और आउटलेट दोनों के ही ऑप्शन मिलेंगे, तो आप इसमें जो कि है हाल कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपके जो पॉइंट आपका अगर लिखा हो तो पॉइंट के सिंबल आपके बनते हैं नीचे की ओर, इनका मुंह नीचे की ओर रहता है। और अगर आपका लिखा हो सॉकेट आउटलेट, अगर आपका आउटलेट लिखा हो तो इसका सिंबल बनता है ऊपर की ओर, इसके मुंह रहते हैं ऊपर की ओर। जैसा कि आप इस तरह से देख सकते हैं कि 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का सिंबल है ये वाला, ठीक। और 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का सिंबल आपका ये वाला है। 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का, सॉकेट आउटलेट नहीं सॉकेट पॉइंट का, 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का सिंबल बनेगा ये वाला, और 15 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का सिंबल बनेगा ये वाला। देखिए हम आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकते हैं कि इसमें से अगर आपके इन जितने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, इनमें से कोई भी आपसे अगर पूछ ले तो आप छोड़कर नहीं आएंगे और बिल्कुल सही कर आएंगे, अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो। देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन आपसे आता है कि आपात बल्ब, इमरजेंसी लैंप, इमरजेंसी बल्ब का सिंबल होता है ये वाला, ठीक है। इमरजेंसी बल्ब का सिंबल ये वाला होता है, सादा बल्ब को हमको भर देना है, बस खत्म कहानी। छत पर लगा बल्ब, छत पर लगा बल्ब क्या है, छत आपकी देखिए छत इस तरह से होती है, छत इस तरह से होती है आपकी ऊपर की ओर। अब ऊपर की ओर हमको बल्ब लगा देना है, खत्म। छत पर लगा हुआ बल्ब, छत पर लगा हुआ बल्ब। अब आपकी दीवार, अगर आपसे पूछ ले कि दीवार पर लगा हुआ बल्ब, तो दीवार हमारी कैसी होती है, दीवार ऐसी होती है, दीवार हमारी होती है ऐसी। तो दीवार हमारी ये बन गई और ये हमने बल्ब लगा दिया, तो ये हमारा हो गया क्या, दीवार पर लगा बल्ब, ठीक। दीवार पर लगा बल्ब, ठीक, ये हो गया हमारा। इसके बाद ये हो गया हमारा साधारण बल्ब, ये हमारा हो गया छत पर लगा बल्ब, और ये हमारा हो गया जंजीर की सहायता से लगा हुआ बल्ब। किसकी सहायता से, जंजीर या डंडे की सहायता से लगा हुआ बल्ब, ठीक। तो हम इसमें किसके अगले वीडियो लेक्चर में आपको इन सभी बल्बों के बारे में पढ़ा देंगे, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखिए अर्थिंग का सिंबल, अर्थिंग का डायग्राम हम देखिए ज़्यादा नहीं तो 8-9 क्लास से जो कि इसको देखते आ रहे हैं, अब हमारे जो कि ये काम में आया है। ये क्या है, अर्थिंग का डायग्राम है। जब भी हम किसी भी डायग्राम में किसी भी तार को अर्थ से जोड़ते हैं तो हम यहाँ पर इस तरह से सिंबल बना देते थे, इस तरह से सिंबल बना देते थे। तो वही डायग्राम है ये, वही सिंबल आपका ये है कि अर्थिंग का सिंबल आपका ये होता है। 48 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि बहुस्थिति स्विच, बहुस्थिति स्विच, मल्टी पोजीशन स्विच आपका ये होता है ये वाला। आपका देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन आता है कि मध्यवर्ती स्विच, मध्यवर्ती स्विच आपका कौन सा होता है, इंटरमीडिएट स्विच, इंटरमीडिएट स्विच आपका ये वाला होता है। आतंक बल्ब का सिंबल, आतंक बल्ब का सिंबल मतलब कि इमरजेंसी आतंक बल्ब का सिंबल, सॉरी, ठीक है, आतंक बल्ब का सिंबल आपका होगा ये वाला, ठीक है, कि कौन सा होगा, ये वाला सिंबल होगा। इसके बाद विद्युत परिपथ की कितनी स्थिति होती है, विद्युत परिपथ की कितनी, 3 स्थिति होती हैं। विद्युत परिपथ की लघु परिपथ स्थिति कब होती है, परिपथ पर प्रभावी प्रतिरोध नगण्य होने के कारण, ठीक, परिपथ पर क्या होने के कारण, प्रतिरोध नगण्य होने के कारण। इसके बाद तीसरे नंबर का क्वेश्चन आता है कि विद्युत परिपथ की खोज परिपथ, विद्युत परिपथ की खुला परिपथ स्थिति कब होती है, तो परिपथ में संयोजी तार टूट जाने के कारण आपकी खुला परिपथ स्थिति होती है। क्या होने के कारण, परिपथ की संयोजी तार टूट जाने के कारण आपकी खुली स्थिति होती है। इसके बाद आपका अगला चौथे नंबर का क्वेश्चन आता है कि विद्युत परिपथ बंद परिपथ कब होता है, विद्युत परिपथ बंद परिपथ कब होता है, निर्धारित विद्युत धारा प्रवाही होने के कारण, ठीक। 5वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि विद्युत परिपथ संयोजी की कितनी विधि होती है, तो आपकी 2 विधि होती हैं इसकी केवल, ठीक है। 6वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि जीने की वायरिंग में हमेशा किस स्विच का प्रयोग किया जाता है, जीने मतलब आपकी सीढ़ियाँ, ठीक, सीढ़ियों की वायरिंग में हमेशा कौन से स्विच का प्रयोग किया जाता है, तो 2 वे स्विच का, कौन से, 2 वे स्विच का। ये आपके जो जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए आपको एक चीज़ और बता दें, अगर आप ब्रह्मास्त्र सीरीज सारी पढ़ रहे हैं तो आपको पेपर आराम से बन जाएगा, बड़े ही आसानी के साथ आप पेपर कर सकते हैं अगर आप सारी ब्रह्मास्त्र सीरीज देख लेते हैं। और देखिए आपको 15 कम से कम 15 वीडियो लेक्चर आपके बनेंगे टोटल ब्रह्मास्त्र सीरीज के, लेकिन 15 वीडियो लेक्चर में आपके 6 सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, ठीक है। 15 वीडियो लेक्चर में आपको 6 सब्जेक्ट कंप्लीट भी तो कराए जा रहे हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि एक लैंप को 3 स्थानों से नियंत्रण करने के लिए कौन से स्विच का प्रयोग करते हैं। आपके एक बल्ब को 3 जगह से कंट्रोल अगर हमें करना है, अगर एक बल्ब को 3 जगह से कंट्रोल करना है तो कौन से स्विच का हम उपयोग करेंगे, 2 वे, आपके दो 2 वे तथा एक मध्यवर्ती स्विच, 2 आपके 2 वे और एक मध्यवर्ती स्विच का। देखिए आपको आसान भाषा में हम इसलिए समझाते जाते हैं ताकि आपको आगे जाके जो कि कोई भी परेशानी ना हो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें पेपर में, ठीक। 8वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि एक लैंप में
एक लैंप को 3 स्थानों से नियंत्रण करने के लिए मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग किस स्थानों पर किया जाता है? तो देखिए दोनों स्विचों के मध्य में, कौन से, जो आपने 2 स्विच 2 वे स्विच प्रयोग किए हैं उन दोनों के मध्य में हम कौन से मध्य में मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग करते हैं। 9वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि खुला गलियारी प्रकाश व्यवस्था में स्विच बल्ब में से होता है, क्या होता है? एक से अधिक होता है। ठीक, खुला गलियारी प्रकाश आपकी व्यवस्था में कौन से स्विच का प्रयोग करते हैं? तो 2 वे स्विच का हम प्रयोग करते हैं। आपका 11 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बंद गलियारा प्रकाश व्यवस्था में स्विच व बल्बों की संख्या कितनी होती है? तो आपके देखिए स्विच व बल्ब दोनों बराबर होते हैं, जितने आपके स्विच होंगे और उतने ही आपके क्या होंगे, बल्ब होंगे। इसके बाद आपका देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बंद गलियारा प्रकाश व्यवस्था में स्विच का निर्धारण करते हैं प्रकाश का स्विच 1 वे तथा 2 वे स्विच। ठीक है। इसके बाद 13 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ट्रैफिक कंट्रोल परिपथ में कौन सी रिले प्रयोग की जाती है? तो ट्रैफिक कंट्रोल परिपथ में आपकी समय देरी रिले प्रयोग की जाती है। 14 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश बर्तन तथा आपके प्रवेश अनुमति के लिए लाल तथा हरे सूचक बल्ब जलाने के लिए कौन से स्विच का प्रयोग करते हैं? आपके जो ऑपरेशन थिएटर वगैरह होते हैं उनके लाल और हरा बल्ब लगा रहता है बाहर की ओर। ठीक, तो उनमें कौन सा स्विच प्रयोग करते हैं? तो 2 वे स्विच हम प्रयोग करते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन आता है कि स्विच बोर्ड की ऊंचाई हमेशा ज़मीन से कितनी होनी चाहिए? ज़मीन से कितनी ऊंची होनी चाहिए आपके स्विच बोर्ड? तो आपके 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। 16 नंबर का क्वेश्चन आता है कि स्विच के द्वारा हमेशा नियंत्रण होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फेज तार का होना चाहिए। इसके बाद 17 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। 17 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पंखे का रेगुलेटर हमेशा फेज वायर के साथ जोड़ा जाता है, कैसे क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि पंखे का रेगुलेटर हमेशा कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि समय देरी रिले में हमेशा दो कंटेंट कौन से होते हैं? नो और एनसी। कौन से होते हैं? नो और एनसी। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि परिपथ जिसमें केवल प्रकाश उपकरण के निर्गत बिंदु होता है वो आपका क्या कहलाता है? प्रकाश परिपथ कहलाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से अलार्म इकाई किसकी है? बजर की है। ठीक, इसके बाद एयर कंडीशनर के लिए कितने एम्पियर का सॉकेट लगाया जाता है? तो 15 एम्पियर का सॉकेट आपको लगाया जाता है एसी के लिए। किसके लिए? एसी के लिए। इसके बाद देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि उपर्युक्त चित्र में वायरिंग का प्रयोग, कौन सी वायरिंग का प्रयोग कराया जाता है? तो देखिए एकल लाइन वायरिंग का प्रयोग हम इसमें करते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि वे विद्युत परिपथ जिसमें केवल प्रकाश उपकरणों के निर्गत बिंदु होते हैं वो प्रकाश परिपथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रकाश परिपथ कहलाते हैं। 24 नंबर के क्वेश्चन में है कि वे परिपथ जिसमें केवल पंखे के निर्गत बिंदु होते हैं वो आपके पंखा परिपथ कहलाते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि अलार्म इकाई के नाम हैं। अलार्म इकाई के नाम क्या हैं? घंटी, बजर, आपके सायरन, आपके हुटर, सभी। ठीक, ये सभी आपके क्या है? अलार्म इकाई के नाम हैं। इसके बाद आपका देखिए तीसरे लेसन के आपके यहाँ से MCQ टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, 25 क्वेश्चन आपको दूसरे लेसन के करा दिए, अब 25 क्वेश्चन आपको तीसरे लेसन के हम कराएंगे। MCB की फुल फॉर्म क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यहाँ देखिए आपको फुल फॉर्म जो की है सबकी याद करनी है। फुल फॉर्म जितने भी क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म से बनते हैं उनको सबको आपको याद करना है, एक आध दो ज़रूर पूछे जाएंगे। MCB का फुल फॉर्म क्या है? मिनिएचर सर्किट आपके क्या? ब्रेकर। इसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन है कि MCB किस आपके कैपेसिटी तक की आती है? MCB आपकी 100 एम्पियर तक की कैपेसिटी की आती है। MCB को कितने लोड के लिए अच्छा सर्किट ब्रेकर माना जाता है? तो 100 एम्पियर तक के लिए आपके MCB को अच्छा सर्किट ब्रेकर माना जाता है। MCCB का पूरा नाम, ठीक ध्यान से रखिए, MCB का पूरा नाम पढ़ चुके हैं हम, अब हम पढ़ेंगे MCCB का पूरा नाम। तो देखिए मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर, क्या? मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर। इसके बाद 30 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। 30 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि क्या MCCB के ट्रिप करने की क्रिया को एडजस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक, कर सकते हैं, क्या? कर सकते हैं, मतलब ये आपका सही है। इसके बाद 31 नंबर का क्वेश्चन है कि MCCB किस ऑपरेशन पर काम करती है? तो आपके थर्मल मैग्नेटिक ऑपरेशन पर काम करती है MCCB आपकी। ठीक, तो 32 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर कितने सेकंडों में लाइन को ट्रिप करता है? तो आपके 30 मिली सेकंड में। ठीक, 30 मिली सेकंड में, तो बहुत कम समय में आपके जो कि है सर्किट को ट्रिप कर देता है। RCCB की फुल फॉर्म,
आपको फुल फॉर्म सभी चीज़ की पढ़नी है। और देखिए जो चीज़ यहाँ पर छूट जाए वो आप जरूर से पढ़ लें फुल फॉर्म, ठीक है। आपको देखिए हमने सभी सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक टेलीग्राम पर डाल दी हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और साथ ही सारी क्वेश्चन बैंक आप डाउनलोड कर ले, पावर प्लांट, ट्रांसमिशन, एनर्जी कंजर्वेशन और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, इन चारों सब्जेक्ट के नोट्स और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हमने पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, ठीक है। और देखिए जिस भी पीडीएफ पर आपका पासवर्ड डला है तो आपका पासवर्ड है ड्रीम इंडिया 1234, सभी आपके स्मॉल लेटर है, ठीक, ड्रीम इंडिया 1234। आरसीसीबी की फुल फॉर्म को बताइए। देखिए रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, क्या रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर आपकी आरसीसीबी का फुल फॉर्म है। आरसीडी का पूरा नाम क्या है, रेजिडुअल करंट डिवाइस, रेजिडुअल करंट डिवाइस। आरसीसीबी कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं। आरसीसीबी लाइनों में किस अंत को पहचान कर उस लाइन को ट्रिप कर सकते हैं, तो आपके करंट के करंट के अंतर को पहचान कर हम उस लाइन को क्या कर सकते हैं, ट्रिप कर सकते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि फेस लाइन अर्थिंग के साथ मिलकर आरसीसीबी को करती है, क्या करती है, ट्रिप करती है। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि पोल्स के आधार पर आरसीसीबी कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं। 4 ध्रुवीय आरसीसीबी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो 3 फेज लाइन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि लघु परिपथ में विद्युत परिपथ के रक्षण हेतु लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, फ्यूज लगाया जाता है, ठीक, ताकि आपकी वो खराब ना हो। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि सेल्फ ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक स्विच को जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के समय करता है, क्या करता है, एमसीबी करता है। आपने देखा होगा कई जगह एमसीबी इसलिए लगाई जाती है जो कि आपके उपकरणों को नुकसान ना हो। एक सुरक्षा युक्ति जिसे विद्युत के उपकरणों की रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है, आपकी ELCB, क्या ELCB। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में ELCB का फुल फॉर्म बताएंगे, किसका, ELCB का फुल फॉर्म सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ऐसे लिंक स्विच जिसके कला तार आपका फेज वायर तथा उदासीन कार आपका न्यूट्रल वायर को सप्लाई से एक साथ जोड़ा जाता है, वह आपका क्या कहलाता है, मुख्य स्विच कहलाता है। स्विच पर स्थित अंक कौन कौन से होते हैं, ऑफ ऑन ऑफ। तो स्विच पर सभी लोगों को पता है ऑन ऑफ लिखा रहता है, ठीक, तो आपका इसका आंसर क्या होगा, ऑन और ऑफ। इसके बाद 45 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि भारतीय मानक स्थापना द्वारा मान्य संधि बॉक्स का संकेत चिन्ह है, क्या है आपका, ये पहला वाला सिंबल। और देखिए जिन लोगों को लगता है कि मॉक टेस्ट में अगर हमने क्वेश्चन के आंसर गलत दे दिए तो हम फेल हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो, अगर मॉक टेस्ट में आप सभी क्वेश्चन के आंसर गलत भी दे देते हैं तो आपका कुछ नहीं होता है, ठीक। मॉक टेस्ट में आपका केवल ज़रूरी है तो रजिस्ट्रेशन अगर आपने कर लिया तो केवल वही आपका ज़रूरी था। मॉक टेस्ट तो आपको केवल एक बार देखने के लिए दे दिया है कि आपको कैसे कैसे जो कि है करना है। और देखिए हम फिर बात आपसे लोगों से कहते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मॉक टेस्ट में आप लोगों को कोई परेशानी ना हो तो क्रोम ब्राउज़र में आप जाएं, वहाँ पे हिस्ट्री को आप पूरी क्लीन करें जब आप टेस्ट दें, जबकि बता रहे हैं हम अभी कि नहीं, जब आप टेस्ट दें तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र में जाएं, उसकी सारी हिस्ट्री को डिलीट करें ऑल टाइम कर, ठीक है। उसके बाद आप अपने सारे क्रोम के टैब हटा दें, ठीक, उसके बाद आप लॉगिन करें तो एक बार में आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक। और अगर आप लोगों की समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर से बताएं, हम अगला वीडियो लेक्चर आपका 2 मिनट का एक वीडियो लेक्चर डाल देंगे, उसमें सारी चीज़ें बता देंगे आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार की विद्युत ड्राइंगों में ब्लू फिटिंग को समझा जाता है, क्या समझा जाता है, विद्युत चिन्ह द्वारा। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि सर्किट ब्रेकर का संक्षिप्त चिन्ह है, सर्किट ब्रेकर का ये संकेत चिन्ह कौन सा है, तो ये वाला है सर्किट ब्रेकर का, ठीक है। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि संकेत चिन्ह ये प्रदर्शित करता है, मतलब ये वाला जो चिन्ह है वो किसका है, ये आपका सायरन का है, ये वाला चिन्ह किसका है, सायरन का सिंबल है। इसके बाद देखिए आखिरी और 50 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का चिन्ह कौन सा है, तो इसका आंसर सही होगा ये वाला, ये है आपका 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का चिन्ह, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है कि 66 kV टावर में डिस्क के पृथक कारक होते हैं, मतलब कि 66 kV टावर में कितने डिस्क के पृथक कारक होते हैं, तो कितने होते हैं, आपके 6 डिस्क के पृथक कारक होते हैं। दूसरे नंबर का आपका क्वेश्चन है कि 400 kV टावर में डिस्क पृथक कारक कितने होते हैं। देखिए 400 kV का अगर आपका टावर है तो उसमें डिस्क पृथक कारक कितने होंगे, उसमें होंगे 35 डिस्क पृथक कारक, उसमें 35 होंगे। और अगर आपके 66 kV का टावर होगा तो 6 उसमें डिस्क पृथक कारक होंगे। तीसरे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा को
प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली घूर्णी मशीन कौन सी है? घूर्णी मशीन कौन सी है? आपकी प्रेरक मोटर है। कौन सी है? प्रेरण मोटर है। इसके बाद देखिए चौथे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि 220 केवी टावर में डिस्क पृथक कारक कितने होते हैं? 220 केवी टावर में डिस्क के पृथक कारक कितने होते हैं? देखिए हम एक बार आपको फिर से टिक लगा देते हैं। इसमें कितने होते हैं? 20 होते हैं। अगर आपसे पूछ ले 400 केवी के टावर में कितने डिस्क के पृथक कारक होते हैं तो 35 होते हैं। और अगर 66 केवी के डिस्क के पृथक कारक कितने होते हैं तो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसके बाद देखिए अगला 5वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। 5वें नंबर में क्वेश्चन में आपसे कहा है कि वह केवल 3 करोड़ में 132 केवी तक तथा 1 करोड़ में 400 केवी तक के लिए उपयोग करते हैं। तो क्या करते हैं? गैसीय दाब केबल का हम उपयोग करते हैं। 220 केवी टावर में कितने डिस्क पृथक कारक होते हैं? 220 केवी टावर में कितने डिस्क पृथक कारक? 20। कितने? देखिए कितने आपके 20 होते हैं। 20 क्या होते हैं? डिस्क पृथक कारक होते हैं। इसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्रायः केबल के साथ फोटो या भौतिक अवयवों की उच्च विस्तृत ड्राइंग कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी पिक्टोरियल आलेख। क्या कहलाता है? पिक्टोरियल आलेख। इसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भवन निर्माण निर्माता गलतियों और बिल्डिंग कोड उल्लंघन से बचने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वायरिंग आरेख का। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक कागज़ अपने ड्राइंग पर अपने जो वायरिंग आपकी जिस तरह से बननी है उसको ड्राइंग कर लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं। ठीक है। इसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन आता है कि परिपथ या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के निर्माण में सहायता होती है। किसकी सहायता होती है? आपकी वायरिंग आरेख की सहायता होती है। किसकी? वायरिंग आरेख की सहायता होती है। इसके बाद आपसे देखिए इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रतीक जे दर्शाता है। किसको दर्शाता है? आपका निम्न प्रतीक किसको दर्शाता है? ट्रांसफार्मर को दर्शाता है। किसको? ट्रांसफार्मर को दर्शाता है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कि फ्यूज का सिंबल निम्न में से किसका है या ये वाला सिंबल किसका है, इस तरह से आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछेंगे। और देखिए आपके जो कि सिंबल ज़्यादा आएंगे EDD में। ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि करंट का संचालन करता है। करंट का संचालन कौन करता है? तार करता है करंट का संचालन। ठीक। अगर हमको विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो किसके माध्यम से ले आएंगे? तार के माध्यम से ले। इसके बाद देखिए इसके बाद आपका 22 नंबर का क्वेश्चन आता है कि रेडियो तरंग को प्रसारित पृथक प्राप्त कौन करता है? आपके एंटीना करता है। कौन करता है? एंटीना करता है। करंट फ्लो को सीमित करता है। करंट फ्लो को सीमित प्रतिरोध करता है। कौन करता है? करंट फ्लो को सीमित आपका प्रतिरोध करता है। ध्वनि को विद्युतीय सिग्नल में परिवर्तित कौन करता है? ध्वनि को आपकी विद्युतीय सिग्नल में परिवर्तित करता है आपके माइक्रोफोन। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक आवेश को संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। प्रतीक आपका निम्न प्रतीक दर्शाता है। किसको दर्शाता है? डायोड को दर्शाता है। आपका निम्न प्रतीक किसको? डायोड को दर्शाता है। इसके बाद 27 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि स्मार्ट ड्रॉ क्या कहलाता है? स्मार्ट ड्रॉ आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक। अगर आपसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि स्मार्ट ड्रॉ निम्न में से क्या है? सिंबल है, ड्राइंग है, सॉफ्टवेयर है। तो देखिए स्मार्ट ड्रॉ एक सॉफ्टवेयर होता है जो पूर्व निर्माण वायरिंग आरेख या आपका टेम्पलेटों के साथ आता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको जो कि ये वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है, सभी को अच्छे से समझना है। देखिए एंटीना का सिंबल कौन सा है? एंटीना का सिंबल अगर आपसे पूछ रहे निम्न में से कौन सा है तो एंटीना का सिंबल है ये वाला। ये है किसका? एंटीना का सिंबल। ये है आपका तार का सिंबल। ये है आपका ग्राउंड वायरिंग का, ठीक, आपकी अर्थिंग का सिंबल है ये है आपका माइक्रोफोन का सिंबल। अच्छे से देखें, सभी सिंबल को अच्छे से देखें। माइक्रोफोन का सिंबल ये है, आपके हेडफोन का सिंबल ये वाला है, बैटरी का सिंबल आपका इस तरह से बनता है। ठीक, ये दोनों तरह से आपका बैटरी का सिंबल बनता है। ठीक, एक तार छोटा एक तार बड़े करके भी बनता है और एक इस तरह से भी आपका बैटरी का सिंबल बनता है। तो दोनों ही आपके बैटरी के सिंबल हैं। इसके बाद देखिए लैंप का सिंबल अगर आपसे पूछे तो लैंप का सिंबल आपका इस तरह से इस तरह से इस तरह से तीनों तरह से बनता है। ठीक, ये थोड़ा मिस्टेक है इसलिए हमने यहाँ पर अलग से आपके लिए बना दिया है। ठीक, ये और ये दोनों ही आपके क्या है? लैंप के सिंबल हैं। ठीक, इसके बाद देखिए फ्यूज का सिंबल की अगर हम बात करें तो फ्यूज का सिंबल आपका दोनों तरह से बनता है। एक इस तरह से आपका फ्यूज का सिंबल बनता है और एक इस तरह से भी आपका फ्यूज का सिंबल बनता है। इसके बाद 32 नंबर के क्वेश्चन में आपका आता है कि इंडक्टर का स्विच, इंडक्टर का सिंबल आपका इस तरह से बनेगा। ठीक, इंडक्टर का सिंबल आपका ये वाला है। इसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर का सिंबल आपका इस तरह से बनेगा। किसका? इलेक्ट्रिक मोटर का। ट्रांसफार्मर का सिंबल सभी लोगों को पता ही है। ठीक, आपका टोगल स्विच का सिंबल आपका इस तरह से बनेगा। इसका कैपेसिटर का सिंबल आपका ये वाला है
और पशु बटन स्विच, पशु बटन स्विच, कौन सा, पशु बटन स्विच का सिंबल आपका इस तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए और सिंबल हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 43 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा है कि डायोड का सिंबल कौन सा है। डायोड का सिंबल आपका ये वाला है, ये है आपका जंक्शन का सिंबल, जंक्शन बॉक्स का सिंबल, ठीक। ये है आपका लाइन हॉप का सिंबल, ये है प्रतिरोध का सिंबल, ये है आपका सर्ज प्रोटेक्टर का सिंबल, ये है संयोजित तार का सिंबल। और इसके बाद 49 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि इलेक्ट्रिकल आउटलेट का सिंबल आपका ये वाला है, ठीक। परिपथ वियोजन का सिंबल आपका ये वाला है। इसके बाद देखिए 51 नंबर का आपका सिंबल है थर्मिस्टर का, ये आपका सिंबल है किसका, थर्मिस्टर का। इसके बाद देखिए यहाँ पर कि मानक वायरिंग आरेख प्रतीक का सिंबल कौन सा है। मानक वायरिंग आरेख प्रतीक का सिंबल आपका ये वाला है, कौन सा है, ये वाला है आपका मानक वायरिंग आरेख का सिंबल। इसके बाद फ्यूज का सिंबल है, फ्यूज का सिंबल कौन सा है इनमें से, फ्यूज का सिंबल कौन सा है, फ्यूज का सिंबल आपका ये वाला है। देखिए ये वाला डायोड का सिंबल है, ये है पशु बटन स्विच का सिंबल, और ये है आपका टॉगल स्विच का सिंबल, ठीक। देखिए इसमें पहला आपका क्वेश्चन आता है कि एक कार्य के संपन्न करने में लगा कुल व्यय, जिसमें सामग्री का मूल्य, प्रत्यक्ष श्रम मूल्य और आपका परिनिरीक्षण लागत तथा ऊपरी प्रभाव आदि सभी व्यय जोड़ने के पश्चात जो मूल्य आता है उसे क्या हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं उत्पादन लागत। क्या कहते हैं, उत्पादन लागत। मतलब कि किसी भी उत्पादन में लगने वाले पैसे को हम क्या कहते हैं, उत्पादन लागत कहते हैं। दूसरे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि क्रय प्रणाली के तुलनात्मक आपके विवरण के स्वीकृत मूल्य के आधार पर विभिन्न फर्मों के समान माल को आपूर्ति की सूचना देने के लिए भेजा जाने वाला प्रपत्र कौन सा होता है। मतलब कौन सा लेटर हम भेजते हैं, तो हम भेजते हैं क्या, क्रय आदेश। कौन सा लेटर होता है, क्रय आदेश आपका होता है। इसके बाद तीसरे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि उत्पादन लागत व अभ्रांश का योग होता है। क्या होता है आपका, क्रय मूल होता है। क्या होता है आपका, क्रय मूल होता है। चौथे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि वस्तुओं का मूल्य जाना जाता है। वस्तुओं का मूल्य किससे जाना जाता है, आपके कोटेशन से। किससे जाना जाता है, कोटेशन से। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन आता है कि कोटेशन का एक विस्तृत एवं सुधरा हुआ रूप कौन सा है, आपका है कैटलॉन। कौन सा है आपका, कैटलॉन है। छठवें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि किसी वस्तु का उत्पादन शुल्क केंद्रीय व स्थानीय कर रहित मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, सूचित मूल्य कहलाता है, सूची मूल्य कहलाता है। सातवें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि वह निविदा जिसमें ठेकेदारों से प्रत्येक आइटम या वस्तु की बोली का उल्लेख कराने के लिए कहा जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, आपका कहलाता है आइटम रेट निविदा, ठीक है। आठवें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि मांग पत्र की प्रतियां बनाई जाती है। मांग पत्र की प्रतियां बनाई जाती है, कितनी बनाई जाती हैं, आपकी 3 बनाई जाती है मांग पत्र की प्रतियां। इसके बाद 9वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्यय जो सामग्री व श्रम लागत को अचानक बढ़ा देता है, वह क्या कहलाता है, आपका कहलाता है आकस्मिक व्यय। मतलब कि एकदम किसी वस्तु के रेट बढ़ जाना, वो आपके कहलाता है आकस्मिक व्यय। कुशल श्रमिकों को बड़े शहरों में कितना मूल्य मिलता है। मतलब कि कुशल श्रमिक जो आपके होते हैं उनको बड़े शहरों में जैसे मुंबई दिल्ली वगैरह में कितना आपका जो कि है मूल्य मिलता है, कितने रुपए मिलते हैं, 500 से 700 रुपये, 500 से 700 रुपये। कुशल श्रमिक को छोटे शहरों में कितना मूल्य मिलता है, आपके 400 से 500 रुपये, ठीक है। 12 नंबर का आता है क्वेश्चन कि कुशल श्रमिकों को अन्यंत्र में कितना मूल्य दिया जाता है। अन्यंत्र का मतलब आपके गांव वगैरह में। देखिए बड़े शहर में आपके आए थे मुंबई वगैरह, छोटे शहर में आपके शहर हो गए, ठीक है, ठीक। इसके बाद आते हैं अन्यंत्र, जिसमें आते हैं आपके गांव कस्बे वगैरह, ठीक है। इसके बाद 13 नंबर का आता है कि अर्धकुशल श्रमिकों को बड़े शहरों में कितना मूल्य दिया जाता है, तो आपके कितने 400 से 500 रुपये अर्धकुशल श्रमिकों को। अर्धकुशल श्रमिक कौन होते हैं आपके, आगे आपको बताएंगे, ठीक है, सभी को आपको डिटेल में समझा देंगे हम। 14 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि अर्धकुशल श्रमिकों को बड़े शहरों में कितना मूल्य मिलता है, 300 से 400 रुपये। कुशल श्रमिकों को अन्यंत्र मतलब कि गाँव में कितने मूल्य मिलता है, 200 से 300 रुपये। अब यहाँ पर देखिए आप टेबल के रूप में इसको देख सकते हैं, ये है आपके श्रमिक श्रेणी, मतलब कि कुशल श्रमिक, अर्धकुशल और उसके बाद कुशल। आपके अकुशल के अंतर्गत आते हैं, कौन आते हैं, आपकी जो लेबर वर्ग की आपके श्रमिक होते हैं, जैसे कि जो सामान उठाने धरने का काम करते हैं।
अर्धकुशल के अंतर्गत आपके आते हैं जो उठाकर मिस्त्रियों को देते हैं, ठीक। अकुशल श्रमिक के अंतर्गत कौन आ गया आपका, जो गट्टी बिजली को लाकर, ठीक, गट्टी बिजली को लाकर आपके जहाँ पर काम आपका हो रहा है वहाँ पर रखते हैं। अर्धकुशल का मतलब है जो उस मसाले को बनाते हैं, ठीक, गुम्मा वगैरह उठाकर देते हैं। और कुशल का मतलब आपका कौन हो गया, मिस्त्री, जो मेन मिस्त्री होता है आपका घर वगैरह बनाता है, ठीक है। साधारण भाषा में आपको इसलिए समझा गया है क्योंकि आपको अच्छे समझ में आ जा सके। अकुशल को देखिए बड़े शहरों में मिलते हैं 200 से 300 रुपये, छोटे शहरों में मिलते हैं आपके 150 से 250 रुपये, और अन्यंत्र मतलब कि गांव में मिलते हैं 100 से 200 रुपये। अर्धकुशल को मिलते हैं बड़े शहरों में 400 से 500 रुपये, छोटे शहर में 300 से 400 और अन्यंत्र में 200 से 300। कुशल श्रमिक को मिलते हैं बड़े शहरों में 500 से 700, आपके छोटे शहरों में 400 से 500 और अन्यंत्र में आपके गाँव वगैरह में 250 से 400 रुपये मिलते हैं। सातवां लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है कि टाइप ऑफ वायरिंग। देखिए IS 4648 से आपका 1968 के अनुसार आपकी शक्ति परिपथों में परिपथ का लोड डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, 3000 वॉट से अधिक नहीं होना चाहिए। 18 नंबर का क्वेश्चन आता है कि स्विच बोर्ड की चौड़ाई निर्भर करती है किस पर करती है, दोनों पर, मतलब कि स्विचों की संख्या पर और सॉकेटों की संख्या। जितने भी उसमें आपके बोर्ड में स्विच और सॉकेट लगे होंगे उसी हिसाब से आपके बोर्ड की चौड़ाई उस पर निर्भर करती है। 19 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि आंतरिक तार स्थापना में प्रयुक्त तारों को कवर करने के लिए किस विद्युत रोधक का प्रयोग किया जाता है, तो पीवीसी का किसका, पीवीसी पाइप का। 20 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आपके वर्कशॉप लाइटिंग के लिए निम्न में से कौन सी वायरिंग को वरीयता दी जाती है, ठीक, मतलब कौन सी वायरिंग उपयोग की जाती है, आपकी कंसील कंड्यूट वायरिंग, ठीक है। 21 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि अस्थायी प्रकार की तार स्थापना प्रणाली है, अस्थायी प्रकार की तार स्थापना प्रणाली कौन सी है, आपकी क्लीट तार स्थापना, कौन सी, क्लीट तार स्थापना। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि क्लीट तार स्थापना में लागत आती है, बहुत कम लागत आती है, ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि सार्वजनिक भवन और गोदामों व आपके प्रयोगशालाओं के लिए उपयोग कौन सी है, वाहक नली तार स्थापना, कौन सी है, वाहक नली तार स्थापना। ये हम सब वायरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। 24 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए उपयुक्त है, कौन सी है, आपकी क्लीट तार स्थापना, ठीक है। इसके बाद आपका 25 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड को भवन से कितनी दूरी के अंतर्गत या कितनी दूरी पर लगाया जाता है या रखा जाता है, तो आपके 1.5 मीटर, कितने, 1.5 मीटर। तार की मोटाई ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, आपके वायर गेज का उपयोग करते हैं तार की मोटाई नापने के लिए, ठीक है। 27 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि कुछ मुख्य तार स्थापना साधनों के नाम लिखिए, कौन से हैं, स्विच, मेन स्विच, सॉकेट तथा आपका प्लग, आपके लैंप होल्डर, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर। तो ये सभी क्या है, आपके मुख्य तार स्थापना साधन हैं। इसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन आता है कि गृहोपयोगों शक्ति उपकरण है, मतलब कि घरों में उपयोग करने वाले शक्ति उपकरण कौन कौन से हैं, कूलर, गीजर, हीटर, फ्रिज, सभी, ठीक है, क्या है आपका ऑल। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि क्लीट की परस्पर दूरी समानता कितनी होती है, तो 30 सेंटीमीटर होती है, कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद आपका 30 नंबर का क्वेश्चन आता है कि किसी विद्युत स्थापना में विद्युत स्रोत से विद्युत धार ले जाने तथा विद्युत भार से होकर वापस विद्युत स्रोत तक ले जाने का कार्य कौन सा कहलाता है, आपका चालक कहलाता है। चालक के द्वारा हम ये कार्य करते हैं। BIR तार का पूरा नाम क्या है, BIR तार का पूरा नाम क्या है, आपका बलनीकृत भारतीय रबड़ तार, ठीक है। आपकी CTS या आपका TRS का पूरा नाम क्या है, आपका TRS का पूरा नाम देखिए VIR तार, कौन सा है, VIR, चीमड़ रबड़ कोशित, ठीक, चीमड़ रबड़ कोशित, सॉरी, ठीक, इसका आंसर ये वाला होगा, चीमड़ रबड़ कोशित, कौन सा, चीमड़ रबड़ कोशित। इसके बाद PVC तार का पूरा नाम क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड और आपका कंपाउंड, पॉलीविनाइल क्लोराइड कंपाउंड, PVC, जरूर से इसको याद करें, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉलीविनाइल क्लोराइड कंपाउंड, ठीक है। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय विद्युत नियम संख्या 50 के अनुसार मीटर बोर्ड के तुरंत बाद लगने वाली मुख्य स्विच कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के आपके होते हैं।
इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका आता है 33 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा है कि मुख्य स्विच के द्वारा विद्युत सप्लाई का क्या होता है, फेज व न्यूट्रल एक साथ कटते हैं। फेज व न्यूट्रल एक साथ क्या होते हैं, कटते हैं। DPIC का पूरा नाम क्या है, द्विध्रुवीय आयनिक क्लेड। ठीक, द्विध्रुवीय आयनेट क्या है, क्लेड। इसके बाद 37 नंबर का क्वेश्चन है कि वितरण बोर्ड के द्वारा हम परिपथों को विपरीत किया जाता है। परिपथों को क्या किया जाता है, विपरीत किया जाता है। फ्यूज की वह न्यूनतम विद्युत धारा जिस पर वह गलकर परिपथ में भंग करता है क्या कहलाता है, फ्यूजन विद्युत धारा। क्या कहलाता है, फ्यूजन विद्युत धारा। 39 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि फ्यूज तार अपनी फ्यूज रेटिंग से अधिक विद्युत धारा पर फ्यूज हो जाता है। कितने पर हो जाता है, आपकी 1.6 से 2 गुना। ठीक, 1.6 से 2 गुना। इसके बाद HRC फ्यूज का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, हाई रेप्यूटरिंग कैपेसिटी। पाइप वायरिंग कितने प्रकार की होती है, पाइप वायरिंग आपकी 2 प्रकार की होती है। विद्युत झटका रोकने के लिए तथा मार्ग में धारा के आपके क्षरण को रोकने के लिए चालक पर क्या किया जाता है, विद्युत रोधक मतलब इंसुलेटर लगा दिया जाता है। इसके बाद 43 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि जिन स्थानों पर जो आपकी ज्वलनशील पदार्थ उपस्थित होते हैं उन स्थानों पर कौन सी वायरिंग का प्रयोग किया जाता है, आपकी छुपी हुई वाहक नली वायरिंग। कौन सी, छुपी हुई वाहक नली वायरिंग। इसके बाद देखिए 44 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि IE नियम 32 के अनुसार वन फेज सर्किट में न्यूट्रल वायर में नहीं लगा होना चाहिए। क्या नहीं लगा होना चाहिए, आपका फ्यूज नहीं लगा होना चाहिए इसमें। ठीक है, मेगर का उपयोग चालकों व भूतार के बीच क्या मापने के लिए किया जाता है, आपका वोल्टेज मापने के लिए हम करते हैं। भू परीक्षण का उपयोग किया जाता है। भू परीक्षण का उपयोग आपके भू परिपथों को मापने के लिए किया जाता है। कैसे, भू परिपथ मापने के लिए, प्रतिरोध मापने के लिए करते हैं। 4 ध्रुवीय RCCB का प्रयोग किया जाता है। RCCB का प्रयोग हम करते हैं 3 फेज लाइन के लिए। कौन से, 3 फेज लाइन के लिए हम RCCB का प्रयोग करते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि पोल के आधार पर RCCB कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की आपकी RCCB होती हैं। MCB का फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। कौन सा है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB किस कैपेसिटी तक की होती है, तो 100 एम्पियर कैपेसिटी तक की आपकी MCB होती है। अब हम पढ़ेंगे लेसन 8, लेसन 9 और लेसन 10 और इसी के साथ हमारा EEE पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका आती थी कि सर्किट कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। सर्किट कनेक्शन आपके 3 प्रकार के होते हैं। अब हम इसको जो कि है स्पीड में पढ़ते हैं। ठीक है, आपके सप्लाई वोल्टेज के आधार पर सर्विस कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। फेज संख्या के आधार पर सर्विस कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। आपके इंसुलेशन विधि के आधार पर सर्विस कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। श्रेणीपणी सेवा संयोजन का संस्थापन कितने प्रकार का होता है, आपके कितने, 5 प्रकार का होता है। अब देखिए, आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अगर आपसे सर्विस कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, सबसे पहला आपका सर्विस कनेक्शन है कि सर्विस वोल्टेज के आधार पर सर्विस कनेक्शन 2 प्रकार के होते हैं। आपके फेज संख्या के आधार पर 2 प्रकार के और इंसुलेशन विधि के आधार पर 2 प्रकार के आपके सर्विस कनेक्शन होते हैं। इसके बाद देखिए 6वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि 11 से 0.4 kV के उपकेंद्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के आपके होते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि शक्ति वायरिंग कितने प्रकार की होती है, शक्ति वायरिंग आपकी 2 प्रकार की होती हैं। सभी मोटरों फर्श में कितनी ऊंची नींव बना कर रखनी चाहिए, सभी मोटर फर्श में कितनी आपकी नींव की ऊंची बना के रखनी चाहिए, आपकी 20 से 50 सेंटीमीटर। कितनी, 20 से 50 सेंटीमीटर। 9वां क्वेश्चन है आपका कि शक्ति वायरिंग में कम से कम किस आकार का एल्यूमिनियम का तार प्रयोग करना चाहिए, तो आपके 2.1 mm स्क्वायर, 2.1 mm स्क्वायर। 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि मोटर्स आपके स्विच स्टार्टर और वितरण बोर्ड तथा मुख्य बोर्ड फर्श से कितनी ऊंचाई पर लगाना चाहिए, तो आपका ये लगाना चाहिए 1.5 मीटर। कितनी, 1.5 मीटर ऊंचाई पर लगाना चाहिए। इसके बाद देखिए आपका 11 नंबर का क्वेश्चन आता है कि 5 HP तक की मोटर के लिए कौन सी स्टार्टर का प्रयोग हम करते हैं, तो इसके लिए हम करते हैं DOL स्टार्टर, आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि 20 HP से अधिक क्षमता वाले मोटर के लिए कौन से स्टार्टर का प्रयोग करते हैं हम, तो हम आपके ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। देखिए सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को अच्छे से पढ़ते हुए चले आप लोग।
मुख्य स्विच एक कलीय परिपथ के लिए उपयोग में लाया जाता है। कौन सा लाया जाता है? ऑल ट्रायक भी लाया जाता है आपके, और आपके देखिए आपका DPIC और TRNIC, ये सभी आपके इसके मुख्य स्विच एवं एक कलीय परिपथ में प्रयोग में लाए जाते हैं। घरेलू शक्ति परिपथ का लोड भारी नहीं होना चाहिए। कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 20 आपके 2000 वॉट से अधिक नहीं होना चाहिए घरेलू शक्ति परिपथ का लोड या ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि स्विच बोर्ड की विशिष्ट माप कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? आपकी 10 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर। मोटर की वायरिंग हेतु कंड्यूज की माप वाहक की लंबाई से उपलब्ध होती है। किसकी होती है? 2 से 5 मीटर, 3 से 5 मीटर। मोटर के लिए शक्ति तार स्थापना में कैसी वाहक नली उपयोग में लाई जाती है? भारी गेज की आपकी नली जो कि है उपयोग में लाई जाती है। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि लाइनों आधारों पर पड़ने वाले विद्युत बल संतुलित स्थिति में नहीं होते हैं। ऐसे बलों को संतुलित अवस्था में लाने के लिए प्रयोग करते हैं आपके टैंक अवस्था का। कौन सी अवस्था का? टैंक व्यवस्था का हम इस स्थिति में प्रयोग करते हैं। आधार परत के ऊपर से जस्तीकृत इस्पात के तारों या टेप की 1-2 परत दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसके हम कहते हैं कवच। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं कवच। 20 नंबर का इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि खंभों पर स्थापित उपकेंद्र अधिकतम कितनी क्षमता के होते हैं? आपके 300 kVA किलोवाट एम्पीयर। इसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन है कि भवन के अंदर स्थिर सामान्य वितरण उपकेंद्र में आपके परिणामित्र की आवश्यकता होती है। कितनी होती है? एक परिणामित्र की ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत लाइनों का वह भाग जो विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है आपका लाइन चालक कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइन चालक कहलाता है। पहाड़ी पर स्थित लाइन आधारों पर लगाई जाती है। आपकी टैंक व्यवस्था लगाई जाती है। आधार आपका लाइन आधार होना चाहिए। लाइन आधार कैसा होना चाहिए? हल्का होना चाहिए। आपके देखिए नविदाओं के प्रकार हैं। नविदाओं के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार की आपकी नविदाएँ होती हैं। इसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन है कि पक्षपात का कोई आपका चांस नहीं है। पक्षपात का कोई चांस नहीं है किसमें? ओपन टेंडरिंग में। इसके बाद आपके नए ठेकेदार को बाजार में प्रवेश करने की अवसर प्रदान करती है। कौन करती है? आपकी ओपन टेंडरिंग क्या करती है? आपके नए ठेकेदार को आपके बाजार में प्रवेश करने की एंटर करने की सुविधा प्रदान करती है। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी विशेष कार्य या सामानों को सप्लाई के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव है। क्या है आपका? निविदा है। क्या है आपका? निविदा। मोटर बोर्ड की फर्श से ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए? 1.5 मीटर रखनी चाहिए। ये आपको याद हो चुका होगा अच्छे से। सर्वोपरि लाइन सेवा संयोजन में LT वितरण पोल की संख्या, ये दूरी लगभग कितनी मीटर के अंदर होती है? आपके 35 मीटर के अंदर होती है। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि एक घरेलू शक्ति परिपथ में कुल आहार कितने वॉट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो 3000 वॉट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए इसके बाद आता है आपका 32 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न सिंबल किसका है? तो पशु बटन स्विच का। किसका है? पशु बटन स्विच का। अब आपसे जिस तरह के आपके MCQ टाइप क्वेश्चन बनेंगे सिंबल से, सिंबल से, तो उस तरह से आपको MCQ टाइप क्वेश्चन अब आएंगे। ठीक है, इस तरह से आपके आएंगे कि छत पर लगा बल्ब का सिंबल निम्न में से कौन सा है? या आपसे पूछ ले कि निम्न सिंबल छत पर लगा बल्ब का कौन सा है? तो देखिए छत पर लगा बल्ब का सिंबल आपका है ये C वाला। ठीक है, छत पर लगा सिंबल ये है साधारण बल्ब का, ये है आपका दीवार पर लगा बल्ब, और ये है जंजीर की सहायता से लगा हुआ बल्ब। ठीक, तो सभी आपको याद करते हुए चलना है। एक बार आप दोहराते हुए चलेंगे तो जो कि आपको आसानी हो जाएगी। आतंक बल्ब का सिंबल है ये वाला, कौन सा है? B ऑप्शन आपका आतंक बल्ब का सिंबल है। मध्य स्विच का सिंबल है या आपका D ऑप्शन। ठीक, मध्य स्विच का सिंबल है। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि द्विध्रुवीय स्विच का सिंबल कौन सा है? तो द्विध्रुवीय स्विच का सिंबल आपका है ये वाला। इसमें देखिए F बना हुआ है, 2 आपके यहाँ पर छोटे हैं तो यहाँ पर आपका द्विध्रुवीय, ये है आपका त्रिध्रुवीय स्विच का सिंबल। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का सिंबल है। 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का सिंबल आपका ये वाला है। ठीक, ये वाला सिंबल है। आउटलेट और आपका सॉकेट पॉइंट, इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज ना हो, हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको अच्छे से समझा दिया है। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि लटकन स्विच का सिंबल कौन सा है? तो लटकन स्विच का सिंबल आपका है ये। लटकन स्विच की पहचान है, यहाँ पर आपका P लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि लटकन स्विच का सिंबल है। इसके बाद लाइन हॉफ का सिंबल है। लाइन हॉफ का सिंबल कौन सा है? ये वाला लाइन हॉफ का सिंबल है आपका। सर्ज आपके
सर्ज प्रोटेक्टर का सिंबल कौन सा है? सर्ज प्रोटेक्टर का सिंबल आपका ये वाला है। लैंप का सिंबल आपका ये ए व सी दोनों, मतलब कि ए और सी ये दोनों आपके लैंप के सिंबल हैं। किसके? लैंप के सिंबल हैं। डीसी मोटर का चिन्ह कौन सा है? डीसी मोटर का चिन्ह है ये वाला। ठीक, हमने आपको बताया था डीसी हो तो उसके एम के नीचे सिंगल लाइन। अगर एसी पूछा हो, एसी मोटर का सिंबल, तो इस तरह से आपका सिंबल बनेगा और वहाँ पर ऊपर लिख जाएगा एम। ठीक है, ये है आपका एसी मोटर का सिंबल। दो तार परिपथ खंड का सिंबल कौन सा है? दो तार परिपथ खंड का सिंबल आपका है ये वाला। ठीक है, टू फेस एनर्जी मीटर का सिंबल कौन सा है? ये वाला है। ये किसका है? थ्री फेस एनर्जी मीटर का। थ्री फेस एनर्जी मीटर का सिंबल है वो वाला। इसके बाद 48 नंबर का क्वेश्चन है कि सीलिंग फैन का सिंबल कौन सा है? सीलिंग फैन का सिंबल आपका है ये। सीलिंग फैन देख कर ही समझ में आ रहा है कि सीलिंग फैन का सिंबल है। इसके बाद 46 नंबर का क्वेश्चन है कि रेहोस्टेटिक प्रवर्तक का सिंबल है ये। चौक का सिंबल आपका ये वाला है। देखिए, इसको ऐसे भी बना सकते हैं और इसको इस तरह से भी बना सकते हैं हम। ठीक है, सीधी लाइन में भी। वायरिंग का सिंबल है ये वाला। पंखा रेगुलेटर का सिंबल है ये वाला। ठीक है, आपके चौक बॉक्स का सिंबल है इस तरह से बनेगा आपका। और सीलिंग फैन का सिंबल आपका इस तरह से भी बन सकता है, इस तरह। ये दोनों सिंबल आपके सीलिंग फैन के भी हैं, तो आप कंफ्यूज इन दोनों में बिल्कुल भी ना हो। देखिए, ऊर्जा मापी का सिंबल कौन सा है? ऊर्जा मापी का सिंबल इसमें से कौन सा बताइए? ऊर्जा मापी का सिंबल आपका है ये बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका है ऊर्जा मापी का। ये है आपका बैल पशु का, और ये है आपका संकेत बल्ब का सिंबल। और ये किसका है? सीलिंग फैन का। ठीक है, ये किसका है? सीलिंग फैन का। देखिए, हमने ऊपर बताया था आपको। तो चलिए, अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब करें।